अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का रन डाउन काफ़ी लंबा चौड़ा है और जल्दी से आपके साथ रन डाउन शेयर कर लेती हूँ। हाँ, मैं गद्दार हूँ और रियासत का डैश हूँ, ये बयान दे दिया है फाइनली आदिल राजा ने। उन्होंने ये बयान क्यों दिया है, किससे तंग आकर दिया है, इसके पीछे की क्या वजह है, और उन्होंने इस बात का कन्फेशन कर लिया है कि वो रियासत के खिलाफ लॉन्च हुए थे। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। दूसरे नंबर पर आपको बताना है कि फवाद चौधरी के कत्ल की जो बातें हो रही हैं, फवाद चौधरी कत्ल हुए हैं, कातिल कौन निकला है, क्या कत्ल भी हुए हैं या नहीं हुए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज आपको मैंने बताना है कि पीटीआई को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। बल्ले का निशान जो है वो कंफर्म हो गया है। खान की जमानत होते ही शेर अफजल मरवत का अदालत से धमाकेदार बयान आ गया है और पीटीआई जो है वो हर तरफ छा गई है। ये इस वक्त खबरें जो हैं वो चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इनकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि मैं आपको आज दो बयान सुनवाना चाहती हूँ। पहला जो बयान आपको सुनवाना चाहती हूँ वो शेर अफजल मरवत का है। स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जितने भी प्रो पीटीआई चैनल्स हैं जो आप लोगों को दिन रात गुमराह करते हैं, उनके थंबनेल्स पे अगर आप गौर करें तो आपको ये सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इमरान खान की जमानत होते ही शेर अफजल मरवत का अदालत से धमाकेदार बयान आ गया है। पीटीआई छा गई है। शेर अफजल मरवत की कहानी सुनिए उनकी जबानी। और दूसरा ये जो आपको थंबनेल नजर आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है पीटीआई को मिल गई तारीखी खुशखबरी, बल्ले का निशान कंफर्म, अदालत की तहरीके इंसाफ, इमरान खान की तहरीके इंसाफ बच गई, हर जानिब खुशियां ही खुशियां। गौहर खान की हाई कोर्ट में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं चाहती हूं कि गौहर खान की जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने आपको ये खुशखबरी सुनाई है, ये भी आप अपने कानों से सुन लें, और शेर अफजल मरवत ने भी जो आपको खुशखबरी सुनाई है आप भी सुनिए और मैं भी आपके साथ सुनती हूँ। चलिए। फिर कभी गलियों में कभी मार्केटों में छुप जाते थे। वो बड़ा पाजवड़ और दीर मलाखंड की पुलिस ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया। अब आगे क्या कर रहे हैं? कन्वेंशन करेंगे, इंसान के बच्चे होंगे तो हमें अपना काम करने देंगे, और नहीं करने देंगे तो गिरफ्तार कर लें। कन्वेंशन हम जरूर करेंगे। कन्वेंशन आने तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इतनी हिकमत है। हो सकता है हमारी हिकमत किसी ज़हीन के आगे मान पड़ जाए, लेकिन कन्वेंशन हम करेंगे और कर रहे हैं। इतने लोग निकाल पाएंगे जितने के पीके में निकाल? इंशाल्लाह ज्यादा निकलेंगे। पंजाब में मेरे कहने पे मैंने अपील की थी, रैलीज की, आप लोगों ने देखी होगी। कल लाहौर में रैली हुई है, कराची में हुई है, जो मुख्तलिफ। अब हम और अपीलें करेंगे। मेरे कन्वेंशन के साथ साथ हो सकता है तब तक शेड्यूल भी आ जाए। तो सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ख़ास कर इसके ताहयात चेयरमैन इमरान खान साहब ने हमेशा कानून की बालादस्ती का ख्याल रखा है। वो वाहिद लीडर है इस मुल्क का जो 50 सालों से आप सारे जानते हैं कभी कोई एक मरतबा भी नहीं कर सकता कि कानून की खिलाफ वर्जी की है। नॉट इवन उस वक्त में जिस वक्त वो क्रिकेट में थे। पॉलिटिक्स में वो हमेशा फेयरनेस पे बिलीव करते हैं। लोगों को, एम्पायरों को साथ मिला के खेलने पे बिलीव नहीं करते। हमने हमेशा कानून और आइन की पासदारी करते हुए अपने पार्टी के अंदर अगर डेमोक्रेसी आपको नज़र आती है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब की वजह से मौजूद है, और उसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ। जी, तो मेरे जो तहरीक इंसाफ के बहन भाई हैं, जो पटवारी हैं या जो दूसरी पार्टीज़ के सपोर्टर्स हैं, मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। जो मेरे तहरीक इंसाफ के बहन भाई हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जिनके दिल की ख्वाहिशें हैं, ये जो थंबनेल्स के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, मैंने इन चैनल्स के ऊपर जाकर देखा कि इनके व्यूज़ कितने हैं। तो यकीन करें इनको व्यूज़ मिले हुए थे 200-300। लेकिन जब वो लिखते हैं ना कि खान जीत गया, तारीखी जीत हो गई, बल्ले का निशान कंफर्म हो गया, शेर अफजल मरवत आ गया, उसने शेर अफजल मरवत ने सबको वड़ के रख दिया, जब इस तरह के थंबनेल्स लगाते हैं तो फिर एक एक घंटे के अंदर इनको लाखों लाखों व्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह की खबरें आपको सुनाते हैं और बताते हैं। और आप लोगों ने खुद ही सुन लिया शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं, और आपने खुद ही सुन लिया कि बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं। तो अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं है कि बल्ला जो है वो नहीं उड़ गया और खान जो है वो बाहर निकल आया और पता नहीं तारीखी फतह हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर इनका ये पैटर्न है आपको खबरें देने का, तो फिर मैं भी इसी पैटर्न के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि सच्चाई जो है ना वो हर किसी को हजम नहीं होती। बहरहाल बात हम कर लेते हैं खुदीजा शाह के हवाले से। खुदीजा शाह के बारे में आपको बता दूं कि खुदीजा शाह जो हैं, उनकी वालदा का बयान सामने आया है और उनकी वालदा ने यह कहा है कि खुदीजा शाह को सिर्फ ट्वीट करने की बुनियाद पर सजा दी गई। उन्होंने कहा कि उसने कभी आज तक एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, एक
पत्थर तक नहीं हाथ में उठाया, बस वो 9 मई को वहां मौजूद थी और इस वजह से उसके ऊपर जो है वो केसेस बना दिए गए और उसको अंदर डाल दिया गया। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, कि खुदीजा शाह वो खातून है जिन्होंने 9 मई के दिन, अभी जब किसी को पता भी नहीं था कि किसी ने कोर कमांडर हाउस जाना है, तो पूरा दिन वो ट्वीट्स करके लोगों को वहां पर बुलाती रही, उकसाती रही और उन शरपसंदों की बाकायदा तौर पर निगरानी करती रही। तो जब वो निगरानी में सबसे ये करवाती रही तो उनको क्या जरूरत थी कि वो खुद पत्थर उठाती और ये सब कुछ करती जब वो लोगों से ये काम करवा रही थी। बहरहाल उनकी वालदा ने क्या कहा मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद सुन लीजिए। मैडम ये बताइएगा कि ये खदीजा शाह को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? ये तो अब आपने खुद ही बता दिया कि उनको ट्वीट करने की बिना पर उन्होंने कभी एक पत्ता नहीं डैमेज किया किसी चीज़ का, एक पत्थर नहीं हाथ में कभी उठाया। शी जस्ट हैपन टू बी देयर। 9 मई को वो वहाँ पे मौजूद थी और वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए, इससे पहले कि हालात बिगड़े वो अपने घर जा चुकी थी, उसका घर 5 मिनट दूर था। बावजूद इसके जब इसकी इतनी ढूंढ पड़ी तो हमने खुद उसको पेश किया। खदीजा शाह को अरेस्ट नहीं किया गया, खदीजा शाह ने अपने आप को वॉलंटरली पेश किया बिकॉज वी न्यू कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसने बिल्कुल कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया और वो हमने समझा कि जिस तरह से इस मुल्क का निज़ाम हम समझते थे कि होगा और लीगल तरीके से हम इसको परस्यू करेंगे और वो वापस अपने घर अपने बच्चों के पास कुछ दिन में आ जाएगी। लेकिन वो कुछ दिन आज 200 दिन बन गए और खदीजा शाह ने तो कोयटा शहर में कभी कदम ही नहीं रखा। खुदीजा शाह से अगली खबर बताने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि खुदीजा शाह जो है उनको आज जो है वो लाहौर की जेल से कोयटा पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2 दिन का राहदारी रिमांड जो है वो उनका मंजूर किया। और जो अनासिर अब भी शरारतों से बाज नहीं आ रहे, जो ये समझते हैं कि वो तो ये कहकर बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बात दरअसल ये नहीं है कि किसी ने कुछ किया है या नहीं किया, बात सिर्फ इतनी है कि जो रियासत के साथ टकराएगा तो फिर रियासत तो उससे अपने तरीके से बदला लेगी। चाहे अब रियासत उसके ऊपर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स चोरी होने का केस डाल दे, चाहे वो उस पर किसी को मार देने का इल्जाम डाल दे, रियासत ने उसको ऐसे नहीं छोड़ना जब तक कि उसका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट नहीं हो जाता। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि शेर अफजल मरवत के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस वक्त डबल ट्रिपल गेम खेल रहे हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक वो इदारों से भी राब्ते में हैं, इदारों को फ़ोन करके कहते हैं कि बड़ी मेहरबानी है, आज के बाद जो है वो वही होगा जो आप लोग चाहेंगे, बस तकरीरों के अंदर मुझे ये सब हुल्लड़बाजी करने दो। जबकि दूसरी तरफ जब वो सामने आते हैं तो कभी तो वो अपने जो रैलियां करते हैं उसके अंदर वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवा देते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि वो इमरान खान जिन्होंने पाक फौज के खिलाफ ही कैंपेन लॉन्च की थी, उसी पाक फौज के हक में नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि फिर उसके ऊपर जो है वो फिर से सामने आते हैं और आकर कहते हैं कि वर्दी और नौकरी वाले जो हैं वो बेगैरत हैं। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों क्लिप्स आप देखें जिसमें शेर अफजल मरवत की जो आपके सामने है ना दोगलापन, कि एक तरफ वो खड़े होकर कह रहे हैं कि पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाओ और दूसरे में वो कह रहे हैं कि वर्दी और नौकरी वाले जो हैं वो सब बेगैरत हैं। क्या कह रहे हैं, हैव अ लुक। नौकरी और वर्दी का सहारा न ले, निकाल के वर्दी आ जाओ, सियासत भी करो हमारे साथ, देख लेते हैं कितनी आप में मर्दानगी है, कितनी आप में गैरत है। ये बेगैरत लोग इस तरह करते हैं। अच्छा जनाब, आपने ये तो सुन लिया। अब मैं आपको 9 मई का एक ऐसा क्लिप दिखाने जा रही हूँ जिसमें 2 खवातीन हाथ में डंडे लेके इंतहाई जो हमारे पुलिस अफसरान हैं, ये जो हमारे फौज के लोग हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रही हैं। और वो जो हमारे फौजी भाईजान हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो उनको बड़े एहतराम के साथ बात समझा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अगर वो 2 उनको थप्पड़ जड़ देते, 2 थप्पड़ मार देते उन खवातीन को, उनकी क्या इज्जत रह जाती, सड़क पे उनके डंडों का क्या हाल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 9 मई के दिन इंतहाई सब्र के साथ काम लिया गया और फिर बाद में यही खवातीन और इनके घर वाले बयान देते हैं कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, उन्होंने तो एक पत्ता तक नहीं तोड़ा था, वो तो मासूम औरतें हैं। जरा ये क्लिप देखिए। अच्छा ये क्लिप तो आपने देख लिया। ये एक मोहतरमा है जनाब जी जिनका नाम है तैयबा राजा। अब ये तैयबा राजा साहिबा जो हैं ये प्रिजन वैन के अंदर खड़े होकर बयान जारी कर रही हैं और ये सनम जावेद और तैयबा राजा जैसी खवातीन ये समझ रही हैं कि शायद हम बाहर आएंगे तो हमारे साथ भी बड़ा अच्छा सलूक किया जाएगा, हम कौमी हीरो बन जाएंगे, खान साहब हमें पार्टी में ले लेंगे, हम सियासत में आ जाएंगे और हमारा नाम अमर हो जाएगा। जबकि वो ये नहीं याद रखती हैं, भूल जाती हैं कि खान साहब ने आयशा गुल लई के साथ क्या किया।
خان صاحب نے ریحام خان کے ساتھ کیا کیا؟ خان صاحب صرف اور صرف اگر ابھی تک کسی کے سگے نکلے ہیں تو وہ بشرا بی بی ہیں، اور بشرا بی بی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ خان صاحب نے تو اپنی سگی بہن علیمہ آنٹی جو ہیں ان کو پارٹی کا چیئرمین نہیں بنایا، برسٹر گوہر کو پیپلز پارٹی سے نکال کر بنا دیا. تو اگر یہ خواب خرگوش کے مزے لینا چاہتی ہیں تو ان کی مرضی ہے. طیبہ راجہ نے کیا کہا؟ ہیو اے لک. وہ شخص عروج، محبت، زوال، نفرت، شہرت، ہر شے کی بلندی کو پہنچ گیا. عمران احمد خان نیازی عمر ہو گیا. میں پاکستانی ہوں، میں عمران احمد خان نیازی. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، جو کہ فواد چودھری کے قتل کے حوالے سے جو ہے خبریں اس وقت روٹیٹ کر رہی ہیں. خبر کی کیا سچائی؟ خبر تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، اس خبر کو ذرا سمجھیے گا. خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ جو فواد چودھری ہیں ان کی جو مسز ہیں ہبہ، وہ چاہتی ہیں کہ فواد چودھری جو ہے وہ جیل کے اندر جتنے مرضی سال گزارے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ یہ چاہتی ہیں کہ پارٹی کی جو سربراہ ہیں وہ بن جائیں. وہ چاہتی ہیں کہ جو فواد چودھری ہیں ان کی جگہ پہ الیکشن جو ہے وہ ان کی مسز لڑیں، پھر اگر وہ مرتے ہیں مریں، کھپتے ہیں کھپیں. دوسری طرف جو فواد چودھری کے بھائی ہیں، جو وکیل ہیں، جو ان کو بچا رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر قربانیاں میں دے رہا ہوں، اپنے بھائی کو بچا میں رہا ہوں، اس کے کیسز میں لڑ رہا ہوں، تو اس کی بیوی سے میرا کیا لینا دینا، میں اس کی بیوی کو پلٹی کراتا ہوں. اب ان کی بیوی کو پلٹی کرانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں ان کے فواد چودھری کے بھائی، کہ جس دن پیشی ہوتی ہے وہ ان کی مسز کو عدالت نہیں آنے دیتے، ان کو نہیں بتاتے کہ ڈیٹ کب ہے اور کب تم نے آنا ہے، جس کی وجہ سے فواد چودھری کی اپنی فیملی جو ہے وہ دستوں گریباں ہوئی ہے. فواد چودھری کی جو مسز جو ان کی اہلیہ ہیں وہ الزامات عائد کر رہی ہیں اپنے جیٹ کے اوپر، اور جو جیٹ صاحب ہیں وہ خاموشی سے مزے لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ساری پارٹی جو ہے وہ وکلا کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے خان صاحب کی. کیونکہ ایک طرف شیر افضل مروت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، دوسری طرف اعتزاز احسن اور بیرسٹر گوہر ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، تیسری طرف جو ہے وہ لطیف کھوسہ، نعیم پنجوتھا اور جتنے بھی باقی حضرات ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ جب سارے وکلا اس میں گھسے میں ہیں تو میں بھی تو وکیل ہوں. کیا میں وکیل نہیں؟ وہ ایک الگ بات ہے، میں شکل سے نہیں لگتا لیکن میں وکیل تو ہوں. اب اس چکر میں جو خبری ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ فواد چودھری کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری، وہ جناب علی یہ ساری سازش رچ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہبہ چودھری ہیں یعنی کہ فواد چودھری کی مسز ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی لاش کے اوپر سیاست کی جائے. اللہ معافی دے، یعنی سیاست جو ہے وہ انسان کو کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فواد چودھری اس قدر اس کے اوپر جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کو اپنا بیان جاری کرنا پڑ گیا. حالانکہ انہوں نے نام تو ریاست کا لگا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس لگوانے کے لیے مرنا پڑے گا. فواد چودھری کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی منظور ہو گیا ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ بلکہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے پہلے منظور ہوا، اور اس کے بعد پھر 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کی استدعا پہلے کی گئی تھی، لیکن ایک روزہ جو ہے وہ منظور ہوا. وکیل صفائی کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ فواد چودھری جو ہے وہ گزشتہ 32 گھنٹوں میں اینٹی کرپشن کی تحویل میں اینٹی کرپشن ٹیم دوبارہ ڈیالہ جیل میں انکوائری کر چکی ہے. جبکہ فواد چودھری جو ہیں انہوں نے عدالت میں جو ہے وہ جب پیشی کی تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس لگوانے کے لیے مرنا پڑے گا. انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب مرتے ہیں اور یہ کیس لگتا ہے. تمام جھوٹے کیسز بھگت رہا ہوں، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا بن جاتا ہے. بات ایک کیس بننے اور دوسرے بننے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ ریاست کے ساتھ ٹکر لیں گے، ریاست کے ساتھ غداری کریں گے، اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کریں گے، انتشار پھیلائیں گے، جھوٹ بولیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اور پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں، اور پھر آپ ہی کے گھر والے جو ہیں وہ گدھ بن جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی لاشوں کے اوپر جو ہے وہ سیاست کر کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ مقام و مرتبہ چاہیے جو کبھی آپ کے پاس ہوا کرتا تھا. اس سے پہلے کہ اگلی خبر کی طرف چلوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں موجودہ، انہوں نے جب سے یہ بیان دیا کہ ہاں پی ٹی آئی کو بھی حق ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تب سے جو اندرونی انتشار پسند لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی ریلیز نکالیں. جو اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے، لاہور کے اندر ایک چھوٹی سی بائک ریلی نکلی ہے، اور ایسے میں کسی کے بیٹوں کو نکال کے ان کو مروانا، اور یہ سیاستدان تو کہیں سے بھی بیٹھ کے بیان جاری کر دیتے ہیں اور لوگوں کی ماؤں کی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو باہر نکال دیتے ہیں. افسوس کی بات ہے. اور یہ کیوں نکلے ہیں؟ یہ اپنی ذمہ داری پہ نکلے ہیں. اب انہوں نے کیا جناب کہ انہوں نے منہ کے اوپر ماسک لگائے اور باہر نکل آئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے منہ کے اوپر تو ماسک لگا لیے، کیا جیو فینسنگ کے تھرو یہ پکڑے نہیں جائیں گے؟ کیا ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو یہ پکڑے نہیں جائیں گے؟ کیا ان کی بائکس کے اوپر جو نمبر پلیٹس ہیں اس سے یہ پکڑے نہیں جائیں گے؟ کیا ان کا ڈیٹا ٹریس نہیں ہو جائے گا؟ تو اس طرح کے کام جو ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال جو کر رہے ہیں وہ اس کے پھر ذمہ دار خود ہوتے ہیں.
बात कर लेते हैं जी आज की आखिरी खबर के बारे में, जो कि आदिल बाजा के हवाले से है। आदिल बाजा ने अपना एक नोट जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, अपने मुंह से कन्फेशन कर लिया है कि वो जो है वो रॉन्ग नंबर है और डबल एजेंट है। क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ एग्जैक्टली मिनो अन उनके वर्ड्स में। वो कहते हैं कि मैं आदिल राजा दायमी होशो हवास में इकरार करता हूँ कि मैं रॉन्ग नंबर हूँ और डबल एजेंट हूँ। मेरे ख्याल से इतनी लाइन के ऊपर जो है ना हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसके आगे फिर वो आगे अपनी जो उन्होंने तफसीलात बतानी है वो बतानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो वाकई डबल एजेंट और रॉन्ग नंबर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इमरान रियाज ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा कैंपेन इन्होंने लॉन्च की हुई थी, इन्होंने और इनकी मिसेज़ ने। फिर उसके बाद उसमें सदीक जान लल्ली जो हैं वो कूद पड़े और उन्होंने आकर कहा कि हम आदिल बाजा को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये तमाम जो सहाफ़ीज़ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, व्यूज़ के नाम पे गिद्धों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। शाहीन बनना और गिद्ध बनना दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। बहरहाल जनाब, ये थी आज की खबरें। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही जानने के लिए वैसा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।